वजह है कि जैसे ही आप अपना प्लग ऑन करते हैं आपकी बल्ब तुरंत जल जाती है, मोमेंटरी, पलक झपका की नहीं, लाइट ऑन हो गई। वजह ये कि एसी क्या है, एसी एक वेव है जिसकी स्पीड लाइट के बराबर है। हमने ये भी पढ़ा कि एसी जो है पीरियोडिक फंक्शन है, इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन द टर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, स्पेशली साइनसॉइडल फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइनसॉइडल फंक्शन कौन से होते हैं, साइन और कॉस। साइन और कॉस की खासियत वही होती है जो एसी की है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल का या एसी का जो डिस्प्लेसमेंट है करंट का, वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता है समय के साथ और उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। उसको मैंने आपको बताया था, एक बार और देख लेते हैं। हालांकि मैं लिख लीजिए, आपने बहुत बार देखा है, एक बार और टिप्पणी करते हैं। आप यहां देखो, आप यहां देखोगे ठीक टाइम के आधे टाइम का जो आधा हिस्सा है उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है और अगले हिस्से में निगेटिव है। तो और आप ये भी देख रहे हो कि दिए गए टाइम पे इसकी वैल्यूज क्या हो रही हैं, लगातार चेंज हो रही हैं, लगातार चेंज हो रही हैं। और एक टाइम पे ये मैक्सिमम अटेम्प्ट कर रहा है, इधर भी एक टाइम पे ये मैक्सिमम अटेम्प्ट कर रहा है, उसके बाद जीरो हो जा रहा है। तो ये जो फंक्शन है या ये जो एसी करंट है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है एम्पलीट्यूड गेन करने से पहले इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है और डायरेक्शन क्या हो रहा है, पीरियोडिकली चेंज हो रही है। कितने टाइम के बाद, हाफ टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और हमने बताया था आपको कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ साइनसॉइडल फंक्शन, यानी I is equal to I naught sin ओमेगा t। और किसी से आपको दिक्कत ना हो तो आप कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइनसॉइडल फंक्शन जो होते हैं वो अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और यहाँ वो इंटरवल कितना होता है 360 डिग्री या 2 पाई के बाद ये फिर अपने आप को रिपीट करेगा। तो अब हमने आपसे बताया कि जब आप कंजम्पशन कर रहे हैं एसी करंट का, और एसी करंट जो है टाइम के साथ लगातार चेंज होता है, और करंट का जो हम यूज कर रहे हैं वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आपने कितनी एसी करंट कंज्यूम की है और आपको कितना पैसा बिजली विभाग को देना है। तो सवाल उठता है कि वहां करंट कौन सा लेंगे, मैक्सिमम, आई नॉट, एम्पलीट्यूड। देखने से ही आपको पता लग रहा है कि ये तो भैया एक पर्टिकुलर टाइम पे T/4 पे ही मैक्सिमम होगा, हमेशा तो मैक्सिमम है नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, इस सुविधा के हम अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए कैलकुलेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए हम करंट की दो वैल्यूज का चुनाव करते हैं, एक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और दूसरा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो अब हम पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। हम क्यों एवरेज वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम इसलिए भी ये बात कर रहे हैं कि एसी की वैल्यू लगातार बदल रही है, हर एक क्षण, हर एक सेकंड, एवरी सेकंड इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, its amplitude, and it is changing its direction periodically. Since it is changing its amplitude, since it is changing its value continuously, so we cannot rely upon maximum. So in order to find out the commercial value, either we have to depend on the average value or root mean square value. तो यहाँ हम सीखेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले एवरेज वैल्यू ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे।
फिर t/2 पे 0 हो रहा है, 3t/4 पे ये अगेन नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमा हो रहा है, सॉरी 3t/2, और अगेन t पे कितना हो रहा है 0 हो रहा है, यानी टोटल टाइम कितना हुआ t और टोटल करंट कितना हुआ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, यानी -i + i 0, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट सीधी बात करें तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू I पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव अपॉन टोटल टाइम दैट इज t. I positive it means I negative means I, it becomes 0. It means average value of AC current over cycle is always 0. तो ये तो एक सिंपल तरीका हो गया एवरेज निकालना। आप जानते हैं टोटल वैल्यू या टोटल वेरिएबल अपॉन टोटल काउंट्स। यहाँ वेरिएबल कौन है, यहाँ वेरिएबल हमारा करंट है, पॉजिटिव हाफ में पॉजिटिव करंट लिया, नेगेटिव हाफ में नेगेटिव करंट लिया, बोथ आर इक्वल तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट अगर हम फुल साइकिल पे निकालेंगे, फुल साइकिल पे निकालेंगे तो क्या होगा 0। ये सीबीएसई में एक नंबर में क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एसी करंट ओवर फुल साइकिल। तो आपको क्या जवाब देना है, फुल साइकिल पे एसी की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। तो ये क्लियर रहिएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है कि भैया जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें, तो ये मामला जो है फंसा हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, फुल साइकिल पे ना 0 हो रहा है, हम हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं। हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे कब, हाफ साइकिल पे यानी हाफ टाइम पीरियड पे, और देखेंगे हाफ टाइम पीरियड पे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या आ रही है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फुल साइकिल पे कितनी होगी हमेशा 0। दैट इज व्हाई यानी टोटल टाइम पीरियड t पे कैलकुलेट नहीं किया जाता है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आप कब निकालोगे, ओवर हाफ साइकिल, और उसे निकालना सीखते हैं। इससे पहले एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, हालांकि ये आप पहले डिस्कस कर चुके हो, लेकिन आज फिर जरूरत पड़ेगी तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट आपने पहले ही सीखा था कि डायरेक्ट करंट इज दैट करंट whose value is constant, whose magnitude is not changing with respect to time। यानी अगर ग्राफिकल तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन करें तो कुछ यूं मिलेगा आपको, ये आपका टाइम हो गया और ये एक्सिस हो गया करंट के लिए आई, आपको क्या मिलेगा इस तरह का ग्राफ मिलेगा। यानी कि आप चाहे 1 मिनट पे नापिए तो भी आपको ये वैल्यू मान लो 5 एम्पीयर है, तो एक मिनट पे भी आप नाप रहे हो तो 5 ही एम्पीयर मिनट में मिल रहा है। 2 मिनट पे नाप रहे हो दूसरे मिनट पे तो भी 5 मिल रहा है। 3 मिनट पे नाप रहे हो तो भी 5 मिल रहा है। 4 मिनट पे नाप रहे हो तो भी 5 मिल रहा है। 5 मिनट पे नाप रहे हो तो 5 ही एम्पीयर मिल रहा है। इट मींस द वैल्यू ऑफ करंट इज नॉट चेंजिंग, neither it is changing its value magnitude nor it is changing its direction। यहां देखो फुल टाइम ये क्या है पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्ट करंट है। वही अगर ये अल्टरनेट करंट रहा होगा तो आपको किस तरह की वैल्यू मिल रही होती, इस तरीके की कुछ वैल्यू मिल रही होती। ये लगातार क्या होता, देखो हर 3 सेकंड के बाद अपने आप को ये क्या करता, रिपीट करता, और इसकी वैल्यू लगातार टाइम के साथ चेंज होती। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। डीसी करंट आप कहां से पाते हो, बहुत ही सिंपल है। कोई बताएगा कि डीसी करंट कहां से मिलता है, कौन सा सोर्स से डीसी करंट आप लेते हो, कोई साहब कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश आपने किया होगा, उसको पता भी होगा, ये वो माध्यम है जहां से मुझे आपके रिस्पॉन्सेस नहीं पता चल रहे हैं। तो एक अगर आपको डीसी चाहिए तो आपको क्या चाहिए होगा, आप बैटरी ले आइए, सेल ले आइए, उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, यानी शुरू से लेके अंत तक आपको 1.5 वोल्ट का करंट
एम्पियर के आसपास की करंट मिलती है आपकी जो 1.5 वोल्ट वाली बैटरी होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने यहाँ डिस्कस डीसी की इसलिए की कि जब हम एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट को डिस्कस करेंगे तो हमें रेफरेंस लेना होगा डीसी का। कैसे लेना पड़ेगा उसको हम देखते हैं। तो देखिए अगर डिफिनीशन हम देखें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और हाफ साइकिल या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? चार्ज के टर्म में हम इसको डिफाइन करते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट। याद रखिएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट व्हिच विल प्रोवाइड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज टू एनी कंडक्टर as provided by AC current to the same coil या conductor for the same time। बड़ा लंबा सा स्टेटमेंट हो गया होगा, ऐसे हौच पौच हो गया होगा, बड़ी इजी है लेकिन अभी आपको समझ में आएगा। ऐसे समझिए कि हमारे पास AC करंट है, हमें नहीं मालूम है ये AC करंट कितना है। हमारे यहाँ एक सप्लाई आ रही है तार से, तो हमें नहीं मालूम है भाई कि ये AC की वैल्यू कितनी है। तो हम क्या करेंगे, और लेकिन मुझे ये चीज मालूम है कि एसी ने चार्ज कितना दिया है, वो जो करंट आ रही है आपकी एसी उसने चार्ज दिया है 20 कूलम का चार्ज दिया है। अब हम क्या करेंगे, डीसी को ले आएंगे और उन डीसी साहब को उसी कंडक्टर में उसी तार में हम फिर फ्लो कराएंगे और देखेंगे एसी ने हमको कितना कूलम चार्ज दिया है, 20 कूलम चार्ज दिया है। हमने क्या किया, हमें नहीं मालूम है कि एसी की वैल्यू क्या है, तो हम किसको पकड़ के ले आएंगे, डीसी को पकड़ के ले आएंगे और कहेंगे भाई आप भी इस वायर में घुसो। वो वायर में घुसेगा और हम नापते रहेंगे और जैसे ही 20 कूलम का चार्ज होगा, 20 कूलम का चार्ज होते ही हम डीसी करंट को देखेंगे। तो हम अगर पाते हैं कि डीसी करंट जो है वो कितना है, 3 एम्पियर का है, तो हम कहेंगे एसी भी 3 एम्पियर का है। क्यों? क्योंकि डीसी का वो वैल्यू जो सेम चार्ज दे रहा है जो एसी ने दिया था वो किसके बराबर होगा, डीसी के वैल्यू के बराबर। एसी की वो वैल्यू किसके बराबर होगी, डीसी की। यानी डिफिनीशन हमने आपको बताया था ना कि द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट व्हिच विल प्रोवाइड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज टू एनी कंडक्टर फॉर सेम टाइम as provided by AC current to the same conductor for same time। तो ये डिफिनीशन सुनने में थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन समझने में बहुत ही इजी है। चलिए अब हम देखते हैं, डिफाइन हम पहले कर लेते हैं इसको। एवरेज वैल्यू ऑफ AC is equal to that value of DC। ये DC कॉमन को वाला समझ लीजिएगा कि DC यानी डायरेक्ट करंट, टू दैट वैल्यू ऑफ DC which will provide या supply provide same amount of charge to any conductor। ये CO है, dt लिख रहा है, कंडक्टर है, समझ लीजिएगा। चार्ज टू एनी कंडक्टर as provided by AC, as provided by AC to the same conductor in same time। सेम टाइम। अब कोई साहब ये बताएंगे वो सेम टाइम क्या था, हमने आपसे पहले डिस्कस किया था कि वो सेम टाइम क्या है, T/2 है, यानी टोटल टाइम पीरियड का आधा, क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस किया था कि एवरेज वैल्यू एसी की फुल साइकिल में या फुल टाइम पीरियड में कितनी होती है, 0। तो यहाँ आप चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, इन द सेम टाइम मींस व्हाट, T/2। तो दिस इज द डेफिनेशन। डेरिवेशन की बात आती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, 3 मार्क्स में इसका डेरिवेशन आता है, जरूरी है और सबसे जरूरी
अगर आपके एप्लीकेशन समझ में आ गया है तो डेरिवेशन आप आराम से करेंगे। डिफिनीशन आपको बहुत क्लियरली हमने बताया, आपके पास एसी है, एसी का एक वायर है, आपको नहीं मालूम है कि उसमें कितना करंट एसी का है, कैसे पता लगाएंगे? तो पता लगाने का बड़ा आसान तरीका है, आप डीसी पकड़ ले आइए, डीसी पकड़ ले आइए। आपको मालूम है कि आपका जो एसी है वो 20 कूलम का चार्ज दे रहा है आपको। अब डीसी को ले आइए और उसी वायर में बहाइए, तब तक बहाते रहिए जब तक वायर में 20 कूलम का चार्ज ना पहुंच जाए। जैसे ही 20 कूलम का चार्ज उसमें पहुंचा, आप देख लीजिए डीसी की वैल्यू कितनी है। तो डीसी की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू उस एसी की होगी। यानी अगर डीसी की वैल्यू 3 एम्पियर है तो एसी की वैल्यू क्या रही होगी? 3 एम्पियर। ओके, चलिए आगे अब डिराइव करते हैं। आप कंसीडर करो कि ये एक कंडक्टर है और इसे हमने सप्लाई दिया है इसी से। नाउ I is equal to I naught sin omega t. This is the AC supply to this conductor. अब आपको ये पता है कि I is equal to what? I is equal to dq upon dt। ये भी याद रखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट। तो दिस इंप्लाइज dq, dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी? by dt। एंड फ्रॉम फर्स्ट जो हमारा पेरेंट इक्वेशन है, यही एक चीज आप याद रखिएगा, शुरू से लेके अंत तक एसी में जब भी हम डेरिवेशन करेंगे हमारे पेरेंट इक्वेशन होंगे या तो I is equal to I sin omega t अगर करंट की बात होती है, और अगर EMF की बात होगी तो E is equal to E naught sin omega t, यही हमारा पेरेंट इक्वेशन होगा। पहला इक्वेशन यहीं से शुरू होना है आपका। आगे चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट यू ऑलरेडी नो दैट I is equal to I naught sin omega t and this is dt। चलिए अब सवाल जो था वही कि एसी की वो वैल्यू जो वही चार्ज सप्लाई करे जो डीसी करता हो उसी टाइम पीरियड में। उसी टाइम पीरियड का मतलब क्या? t/2। तो t/2, तो यहाँ स्मॉल टाइम dt में कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है? dq। तो t/2 टाइम में कितना चार्ज सप्लाई करेगा? चार्ज गिवन इन टाइम t/2। कहां से? 0 से लेके t/2। यानी आपको अगर मैं ग्राफ से शो करने की कोशिश करूं तो ये बात हो रही है साहब, यहाँ ये आपका है, ये 0 से लेके कहां तक की बात हो रही है? t/2 तक की, यहां तक की, इस पोर्शन की। तो यहां तक कितना चार्ज देगा इसकी बात हम कर रहे हैं। चलिए इंटीग्रेट करके मान लीजिए उसने कितना चार्ज दिया? q चार्ज दिया। और कहां से मिला आपको? ये dq इंटीग्रेट करने में कहां से कहां तक? 0 से लेके t/2। चलिए यानी अब ये हो गया I naught, आप जानते हो दिस इज द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, इट विल नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ये तो बाहर हो गया आपका। अब सवाल और मामला पेचीदा होगा बायो वालों के लिए। तो बायो वालों के लिए पेचीदा इतना भी नहीं है, उन्हें बस ये याद रखना है कि साइन ओमेगा टी का या साइन एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है कॉस, और कॉस क्या? निगेटिव कॉस। ठीक है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है बायो वालों के लिए, बस यही जादू नियुक्ति याद रखिए। ये साइन ओमेगा टी ऐसे किनारे लिखा करिए, साइन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है? cos x विद निगेटिव साइन। ठीक है, और एक चीज और, ये एक इंप्लिसिट फंक्शन है। जब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है तो उस फंक्शन से डिवीजन हो जाता है, यानी इसका इंटीग्रेशन जब होगा
साइन ओमेगा टी, इसका अगर हम इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 से लेके t/2। चलिए इसका इंटीग्रेशन होगा तो आपके पास आंसर क्या आना है साइन का cos ओमेगा टी। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया देखो बच्चों साइन ओमेगा टी में टी तो है ही, साथ ही साथ ओमेगा टी भी एक फंक्शन है, इसलिए ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें इस क्वांटिटी में ओमेगा से डिवीजन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अपर लिमिट हमें क्या लगानी है बच्चों, अपर लिमिट t/2 लगानी है और लोअर लिमिट 0। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारा जो AC है वो t/2 में कितना चार्ज देगा, इतना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और सिंपलीफाई कर लेते हैं। चलिए सिंपलीफाई करते हैं।